नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति दत्याल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वेरी वेलकम। आप जुड़े सबसे पहले आपका स्वागत है जी पंजाब केसरी टीवी में। मॉर्निंग बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ जी। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर आगे इस बुलेटिन को विस्तार देंगे। दिन भर क्या होने वाला है, कहाँ ये स्थितियाँ जा रही हैं जिला परिषद की, ये चर्चा करेंगे खासतौर से। चंचल राणा जी नमस्ते। ज्योति दत्याल जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग, घर परिवार सब ठीक ठाक हैं जी। तो तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम जसवाल जी जुड़ गए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम जसवाल जी। भूपेंद्र पाल जी नमस्ते। भरत देव राणा जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का जुड़ाव के लिए। धीरे धीरे ठंड जो है कम हो रही है, जो पिछला दौर आया था बारिश का उसके बाद से। वंशित कोहल वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल सिंह जी गुड मॉर्निंग। मंजीत शर्मा जी गुड मॉर्निंग। अरविंद कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप, ठीक ठाक। अमन गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह जुड़ते हैं जी, तो इसलिए हमको हौसला मिलता है। दिन भर की खबरों की चर्चा हम लोग आपके साथ करते हैं, लेकिन आज हम खास तौर से दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पूर्ण ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोगों का। मधु शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दो चीज़ों के, दो खबरों के ऊपर हमारा जो है फोकस रहेगा। एक तो हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद की सरदारियाँ तय होनी है। विकी शर्मा जी गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल है आपका भी, स्वागत है। अश्विनी ठाकुर जी, वीरेंद्र भट्ट शर्मा जी, लोहिताक्ष शर्मा जी नमस्ते। लकी सिंह जी आपका भी स्वागत है। चंचल राणा जी जिला परिषद का इलेक्शन यही बैठे कवर करेंगे चंचल राणा जी। और विनय ठाकुर जी गुड मॉर्निंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिला परिषद की सरदारियों के लिए जो है दोनों दल उलझे पड़े हुए हैं, और कहाँ क्या समीकरण है ये हम आपको बताएंगे। शाम तक कई जगहों पे सरदारियां जो है तय हो जाएंगी, और कई जगहों पे जो है स्थितियां इस तरह से हैं कि जीत की तमाम आंकड़े अपने पक्ष में होने के बावजूद जो है दल जो है वो आशंकित है, क्योंकि भितरघात, जयचंद या यूं कह लीजिए भविष्य कई तैयार बैठे हैं लंका ढहाने को, दिल्ली ढहाने को, भितरघात करने को। तो ये क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें कोई व्हिप तो लगेगा नहीं। ये अलग बात है कि लिस्टें जारी हुई थी बीजेपी और कांग्रेस के ऑफिस से जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार थे उनकी, लेकिन क्योंकि सिंबल पे नहीं हुआ था तो व्हिप तो जारी होगा नहीं। तो इसलिए कोई भी कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, और सीक्रेट वोट से अगर फैसला होना है तो फिर सीक्रेट वोट तो सीक्रेट होता है, वो कहीं भी चले जाता है, उसका सीक्रेट एंड तक नहीं खुलता। एडवोकेट चंद्रकांता जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। विजय शर्मा जी, एडवोकेट हिमांशु विश्वामित्रा आपका भी स्वागत है जी। दो एडवोकेट इकट्ठे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंद्रकांता और हिमांशु जी। रंजीत राजपूत जी, भूपेंद्र पाल जी, स्कूल के बारे में भी बताएंगे जी, बिल्कुल बताएंगे भूपेंद्र जी आपको। स्कूल खुल रहे हैं जी 1 तारीख से। रमेश जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। तो जिला परिषद का गणित जी, और जिला परिषद की सरदारियों को लेकर जो है खींचातानी चली हुई है। फिलहाल सिरमौर से एक बड़ा झटका बीजेपी को मिला है, जहां एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी जिसके हाथ में सत्ता की चाबी थी, वह 17 वार्ड है, 8 में कांग्रेस, 8 में बीजेपी और 9 में निर्दलीय। तो निर्दलीय जो है वो फिलहाल कांग्रेस के साथ चली गई है। फिलहाल मैंने इसलिए शब्द यूज किया कि ये राजनीति है, राज की नीति है, कब क्या हो जाए आप नहीं जानते। वो आपने पढ़ा होगा ना, राज मिले तो बंदा राम ही दीनो, कह कई कीमती हरी लीने हो। तो कोई पता नहीं चलता रातों रात क्या हो जाता है, किसका राज किधर चला जाएगा। तो क़यामत की रातें भी होती हैं, और अब तो क़यामत के दिन भी होते हैं, क्योंकि रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो दिन में भी ये जो है गहमा गहमी चली है, खासतौर से मंडी में आज गहमा गहमी चलेगी। मुख्यमंत्री वहाँ खुद रहेंगे ऐसी सूचना है, और संभवतः वो खुद जो है वहाँ जिला परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसका जो है घोषणा करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंडी में कोई चिंता है। मंडी में जो है सबसे ज़्यादा सीटें जो है क्लियर कट जिसको कहते हैं, और मैं तो कहूँगा कि 2/3 बहुमत वाला जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही है। 36 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन फिर दावेदार ज़्यादा हो गए हैं। कोई नड्डा कैंप में है, कोई संघ में जा रहा है अपनी जुगत लड़ाने के लिए, और कोई मुख्यमंत्री के सहारे बैठा हुआ है। किसको जो है जिला परिषद की सरदारी मिलती है, कौन उपाध्यक्ष बनता है, ये आज तय हो जाएगा। संभवतः मुख्यमंत्री जो है इसकी घोषणा करेंगे। सूचना है कि उन्होंने अपना जो दौरा है वो आज एक्सटेंड कर दिया मंडी में, वो आज मंडी में रहेंगे, और वो इसीलिए रहेंगे क्योंकि जिला परिषद की जो सरदारी है वो कर दे। मंडी में 36 वार्डों में से 20 पे बीजेपी जीती है, 12 पे इंडिपेंडेंट जीते हैं, 2 पे सीपीआई में है, कांग्रेस 1 पे है और 1 पे सीपीआई है। तो कांग्रेस का तो कोई चांस है नहीं, चांस तो वहाँ क्लियर कट बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी में किसका चांस है इस पे बड़ी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। ये दिलचस्प हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो तय चीज़ें हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अलग अलग, मैंने जो आपको बताया कि कोई नड्डा खेम में अलग जगाए हुए है, कोई संघ में अलग जगाए हुए है, और वहाँ पे महेंद्र सिंह की बेटी जो है बन्ना गुलेरिया वो भी प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा प्रियंका जीती हैं रिवाल्सर से, नड्डा कैंप से वो दावेदार हैं। कुछ और लोग दाव हैं, मुख्यमंत्री के अपने वार्ड से भी महिला जीती हैं तो द्रौपदी। तो देखना होगा किसको जो है ये ताज मिलता है जिला परिषद का। सिरमौर की बात कर लेते हैं, सीएम के बाद जो है बीजेपी अध्यक्ष के जिले की बात कर लेते हैं। वहाँ बीजेपी को झटका लगा है, हालांकि फिलहाल ही झटका है।
कौन कब कहाँ को डोल जाए कोई पता नहीं चलता इसमें, ये सियासत है। और सिरमौर में जो है 17 वार्ड हैं, 8 पे बीजेपी है, 8 पे कांग्रेस है, और बीजेपी अध्यक्ष के अपने वार्ड में निर्दलीय जीती हैं जी नीलम शर्मा, और चाबी उनके हाथ है। अध्यक्ष तो बनेगी वो तय है, लेकिन किस पार्टी के साथ जाके बनेगी ये देखना होगा। फिलहाल उन्होंने ये घोषणा करी कि वो कांग्रेस की ओर है, कांग्रेस ने उनका दावा दिलाया कि उनके साथ है, लेकिन फिलहाल शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, इत उत डोले, यही सियासत है जी। कभी इत डोलती है, कभी उत डोलती है। सोलन की बात करें तो सोलन में जो है बीजेपी के 17 वार्ड है टोटल जी जिला परिषद के, बीजेपी के 7, बहुमत बिल्कुल नहीं बीजेपी के पास, इंडिपेंडेंट 8 और कांग्रेस जो है 2। तो इंडिपेंडेंट में अधिकांश जो है वो कांग्रेस के जीते हैं, और कुछ बीजेपी के 3 जीते हैं जी। बीजेपी के 3 जीते हैं, लेकिन जो तीनों जीते हैं वो ऐसे हैं कि एक से एक, आशा परिहार होगी, अमर सिंह जी हो गए, तो ये सारे जो हैं ये खांटी नेता हैं, बड़े नेता हैं। पार्टियों ने टिकट नहीं दिया तो ये लोग जो है अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए मैदान में कूद गए, उन्होंने लोकप्रियता साबित भी करी। अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं। यहाँ बीजेपी जो है माइनस बीजेपी बागियों के जो है जिला परिषद बनाने पर विचार करें, ताकि अमर सिंह राठौर, आशा परिहार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको सेट असाइड कर दिया जाए कि ये कई राजनीतियाँ चलती हैं जी फिल्म में। और चंबा में 18 वार्ड है जी, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है 10 का वहाँ पे, और 2 इंडिपेंडेंट है, 1 सीपीएम का है। तो इस तरह से जो है चंबा में, और बाकी जो है चंबा में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए बीजेपी को। बीजेपी के लिए बिलासपुर में 14 टोटल सीटें हैं जी, 6 बीजेपी की हैं, यहाँ बहुमत से 1 दूर है बीजेपी, टेक्निकली 2 दूर है, 3 कांग्रेस के हैं, 5 इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ इंडिपेंडेंट डिसाइड करेंगे कि किसके साथ सरदारी होगी, किसके साथ नहीं होगी। कांग्रेस अपने दम पे तो है नहीं वहां बनाने की स्थिति में, यहाँ इंडिपेंडेंट ही करेंगे, लेकिन फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में एज नजर आता है, क्योंकि जहां कम खिचड़ी होगी वहां लोग जाना पसंद करते हैं। ऊना की बात करें 17 सीटें हैं, 9 बीजेपी के पास हैं, और इस तरह से जो है 5 कांग्रेस के पास, 3 इंडिपेंडेंट के पास। तो बीजेपी के पास एक तरह से जो है सामान्य बहुमत है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसी सूचना है कि कुछ इंडिपेंडेंट्स को भी जो है अपना प्रभाव ज़्यादा बताने के लिए जो है जिला परिषद के जो चुनाव है उससे पहले, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले जो कुछ इंडिपेंडेंट्स बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बीजेपी के बागी भी हैं, कुछ कांग्रेस के बागी भी हैं। शिमला की बात करें तो 24 में से कांग्रेस के पास 12 सीटें हैं, और ये 50% है, 1 से दूर है, 13 चाहिए जी बहुमत के लिए, 1 से दूर है। उसमें 5 कांग्रेस के हैं, माफ कीजिएगा, शिमला में जो है 3 सीपीएम के हैं, 4 बीजेपी के हैं, और 5 इंडिपेंडेंट हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ कांग्रेस जो है वो सीपीएम के साथ जाती है, पुरानी दोस्ती साथ जो है वो सिरे चढ़ती है दोबारा से, या फिर इंडिपेंडेंट्स को लेकर कांग्रेस बनाती है। ये भविष्य की रणनीतियों को तय करेगा। मैंने आपको बताया जैसे ये भविष्य की रणनीतियों को तय करेगा। सोलन में भविष्य की रणनीति बीजेपी की जो है वो तय होगी कि बीजेपी के बागियों को साथ लेकर जो है बीजेपी के लोग जो हैं वो अपना जिला परिषद बनाते हैं या इंडिपेंडेंट्स को लेकर बनाते हैं, तो वो आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी कि उन बागियों को आगे भी वो मुंह नहीं लगाया जाएगा। इसी तरह से शिमला में भी जो ये देखना होगा कि सीपीएम के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या कांग्रेस, क्योंकि शिमला का जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो सीपीएम के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए क्या कांग्रेस इंडिपेंडेंट से हाथ मिलाती है, ये देखना होगा जी। तो एक ये भी समीकरण इस पर नजर रहेगी। कांगड़ा में 54 सीटें हैं जी, 27 बीजेपी के पास है, यहाँ भी बीजेपी को 1 चाहिए। जैसे शिमला में कांग्रेस को 1 चाहिए, यहाँ बीजेपी को 1 चाहिए सामान्य बहुमत के लिए। 19 कांग्रेस के जी, 8 इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट के हाथ में ही डोर है। बीजेपी के भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, कांग्रेस के भी इंडिपेंडेंट जीते हैं, लेकिन यहाँ देखना होगा कि सौदेबाजी कितनी होती है, सौदा खरा खरा, तो कितना खरा खरा होता है सौदा, ये देखना होगा। और इसके अलावा जो भीतर घातियों पे भी नजर रहेगी, पता लगे कि तमाम समीकरणों के बावजूद जो है भीतर घात हो गए, इधर से तीर उधर को चल गया, पता तो लगता नहीं किसने चलाया, ये पता लगता है कि कौन मर गया। सियासत के तीर ऐसे होते हैं, खासतौर से जो क्रॉस वोटिंग के तीर है। तो क्रॉस वोटिंग जो है कई जगह पे खेल बिगाड़ सकती है। कुल्लू की बात करें तो 13 टोटल वार्ड है, 5 बीजेपी के पास है, बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, मतलब 7 चाहिए वहाँ पे, तो 5 बीजेपी के पास है, बहुमत नहीं है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो है 4 हैं, उसमें से बीजेपी के हैं कुछ, उनको मिला के जो बीजेपी बना सकती है। 4 कांग्रेस के हैं, और बाकी जो है इंडिपेंडेंट एक भी कांग्रेस का है, बागी है 4 जो जीते हैं उसमें से। तो 13 में से जो है 5 बीजेपी की हैं, 4 कांग्रेस के हैं, 1 इंडिपेंडेंट कांग्रेस का जीता है बागी जी, और 3 इंडिपेंडेंट जो है 4 में से वो बीजेपी की जीते। तो यहाँ बीजेपी को बना सकती है, यहाँ लग रहा है ऐसा। हमीरपुर में 18 में से 9 बीजेपी के पास है, 1 बहुमत उनके लिए उनको चाहिए था, 6 कांग्रेस के हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं, 1 सीपीएम का है। लेकिन यहाँ जो एक घटनाक्रम हुआ उसके तहत जो है दिलचस्प ढंग से 2 जो इंडिपेंडेंट हैं वो उन्होंने प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ मिलकर जो है बीजेपी को समर्थन दिया। मैंने दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है इसमें। आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिलचस्पी क्या है। इसमें दिलचस्पी ये है कि जिन 2 इंडिपेंडेंट्स ने प्रेम कुमार धूमल के घर जाके बीजेपी को समर्थन देने की बात करी है, उनके नेतृत्व में आस्था जताई है, उनमें उनके अपने वार्ड का इंडिपेंडेंट भी है जिसने बीजेपी के कैंडिडेट को, जिला जो पदाधिकारी था, उसको हराया है।
जी हाँ, धीरड़ वार्ड है समीरपुर में का जो है धीरड़ वार्ड है, वो प्रेम कुमार धूमल का अपना वार्ड है। यहाँ पे बीजेपी के जिला पदाधिकारी को एक इंडिपेंडेंट ने हराया है। हालांकि ये नई बात नहीं है, उस वार्ड में पिछले 15 साल से कांग्रेस काबिज थी। इस बार जो है कांग्रेस से वहाँ जरूर पूछा छूटा उस वार्ड का, अदरवाइज हर बार ये होता था कि धूमल के वार्ड में कांग्रेस जीती। तो इस बार जो है धूमल के वार्ड में बीजेपी हारी और इंडिपेंडेंट जीता। तो इंडिपेंडेंट ने जो है धूमल के साथ जो है मिलकर वहाँ पे समर्थन बीजेपी को दे दिया। तो हमीरपुर में भी बीजेपी की राय से आसान हो गई है, अदरवाइज फिर से वहाँ पे जो है तिकड़मबाजी करनी पड़ती है। लेकिन असली तिकड़मबाजी ये देखना होगा कि कहाँ क्रॉस वोटिंग होती है। मंडी में भी ये संभव है, कांगड़ा में भी ये संभव है, शिमला में भी ये संभव है। कहाँ क्रॉस वोटिंग होती है, सोलन में देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर माइनस बीजेपी राइवल बना के अगर बीजेपी इंडिपेंडेंस को लेकर चलेगी तो बीजेपी के राइवल फिर कांग्रेस के साथ जाएंगे। एक आधे ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो भट्टा गोल। तो ये मामला जिला परिषदों का था जी, और आज शाम तक बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको लेकर। लेकिन कुछ और चीज़ें जो है हमारे लिए जो है परेशानी वाली है। परेशानी ये है कि जो 26 तारीख को लाल किले पे हुआ, दिल्ली में हुआ, उसको लेकर जो पूरी दुनिया में हमारी जो है बदनामी हुई है, पूरी दुनिया का ध्यान जो है इस तरफ को गया है। और मैं कुछ दुनिया की अखबारें आपको कोट करना चाहूँगा, मेरे पास पड़ी हुई हैं। द गार्डियन फेमस अखबार है जी। ये गार्डियन लिखता है कि लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहब फहराने वाले किसान दिलजेंद्र सिंह का कहना है कि हम 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की थी। इससे हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगे नहीं मानेगी। ये द गार्जियन यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने बाकायदा एक प्रदर्शनकारी को कोट किया है। इसके अलावा जो है द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि किसानों ने प्रभावशाली पीएम की भी परवाह नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रभावशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में जिस जगह सेना की भव्य परेड देख रहे थे, उससे कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी मची हुई थी। किसानों के पास तलवारें और तेजधार पारंपरिक हथियार थे। इसके बाद किसानों के हजूम ने लाल किले पर चढ़ाई कर दी और पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम रही। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है जी ये। इसके अलावा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का प्रमुख अखबार डॉन जो है वो लिखता है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। रिपोर्ट के साथ तस्वीरें भी उन्होंने डाली हैं जी, और जिसमें प्रदर्शनकारी रस्सी के सहारे किले की मीनार पर चढ़कर झंडे को लगाते दिख रहे हैं। अखबार लिख रहा है कि किसान आंदोलन को दबाने में मोदी सरकार के पसीने छूटे हुए हैं, और ये मोदी सरकार के लिए अब तक की सबसे बड़ी जो है चुनौती है। ये पाकिस्तान का अखबार डॉन लिख रहा है, द डॉन इंग्लिश में छपता है जी। इसके अलावा जो है द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का अखबार, वो लिख रहा है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले में जा चढ़े जिसकी प्राचीर से पीएम साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। इनमें से पंजाब के 55 वर्षीय किसान सुखदेव सिंह का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मोदी अब हमें सुनेंगे, उन्हें अब हमें सुनना पड़ेगा। ट्रैक्टर परेड के तय रूट से हटने वालों में कुछ लोग घोड़ों पर भी सवार थे, ऐसा उन्होंने कहा। ये निहंगों के लिए लिखा होगा क्योंकि निहंग सेना जो है घोड़ों पर चली हुई थी। और अल जजीरा लिखता है जी, सऊदी का जो जाना माना अखबार है, उनका चैनल भी है। अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापसी की मांग को लेकर राजधानी में मुगल कालीन किले पर एक तरह से धावा बोल दिया। प्रदर्शन हिंसक हो गया, एक व्यक्ति की मौत हुई, और इस बात को जो है हाईलाइट किया गया इस खबर में अल जजीरा कि गणतंत्र दिवस की परेड के लिए किए गए पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को किसानों ने ठेंगा दिखा दिया। चाइना का अखबार, चाइना की जिक्र भी जरूरी है जी। चाइना ने कह दिया, चाइना के जो CNN है, जो प्रमुख चाइना का वो है चैनल है और मीडिया है वहाँ का, वो कह रहा है कि आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की। खबर के अनुसार गणतंत्र दिवस की परेड कोविड-19 के कारण पहले जितनी बड़ी नहीं थी, और किसानों ने इसी समय मार्च निकालने की योजना बनाई, और फिर बाद में वो हिंसा में बदल गई। द स्टार, कनाडा का अखबार द स्टार, इस घटना को कवर करते हुए लिखता है कि मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। ये उनका हेडिंग है जी। खबर में 5 लोगों के परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होने के लिए आए सतपाल सिंह का बयान भी लगाया गया, जिसमें सतपाल सिंह कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। एक अन्य युवा मंजीत सिंह के हवाले से लिखा गया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ये कनाडा का अखबार है जी, द स्टार लिख रहा है जी। और चीन के सरकारी अखबार जो है की भी चर्चा कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, पहले CNN की लिखी मैंने, अभी चीन का है ये मामला। चीन की जो है, चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखती है कि 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर सैकड़ों किसानों के हमले से भारत की अंदरूनी चुनौतियों का एक बार फिर से उजागर हो गई हैं, और दुनिया के सामने ये पता चल गया कि भारत अपनी चुनौतियों को निपटने में कितना सक्षम है। भारत 26 जनवरी की अपनी गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान जहां एक तरफ दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे अपने ही किसानों से दिल्ली में भारी हिंसा और उपद्रव झेलना पड़ा। ये जो है चाइना का अखबार लिखता है जी, द ग्लोबल
ग्लोबल टाइम्स चाइना का सरकारी अखबार है। तो अलग अलग अखबारों ने जो इस पूरे प्रकरण को इस तरह से देखा है, और चाहे वो CNN हो, चाहे द गार्जियन हो, द सिडनी हेराल्ड हो, द डॉन हो, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो, CNN हो, या फिर जो है द स्टार हो कनाडा का, तमाम दुनिया की नज़र इस पे थी। और निश्चित तौर से हमारे लिए जो है ये बहुत जो है शर्म का विषय है जो हुआ लाल किले में। उसकी जितनी निंदा की जाए वो जो है वो कम होगी। और चलते चलते एक बार आपको फिर से बता दें कि स्कूल जो है हमारे यहाँ जो है स्कूल हमारे यहाँ खुल गए हैं जी, और टीचर्स वहाँ पे जाने शुरू हो गए हैं जी। और 1 तारीख से जो बाकायदा क्लासेस भी लग जाएंगी। लेकिन इसी बीच में कुछ और इनपुट्स मैं आपको देना चाहूँगा, वो कोविड के अपडेट हैं। कोविड का अपडेट कल हमारे पास 39 केसेज आए थे, जिसमें पूर्व विधायक राकेश कालिया भी संक्रमित पाए गए थे। वो जो है अब शायद मोहाली या चंडीगढ़ के किसी हॉस्पिटल में आइसोलेट हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो सिर्फ 7 राज्यों में जो है पिछले कल 24 घंटे के भीतर जो है 400 से ज़्यादा केस आए। बाकी राज्यों में बहुत कम केसेज आए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे पास, क्योंकि अधिकांश राज्यों में जो है इससे ज़्यादा केसेज आ रहे थे, 500 से ज़्यादा केसेज आ रहे थे। तो कल हमारे पास जो है सिर्फ केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही 400 से ज़्यादा केसेज आए। बाकी में जो है बहुत कम केसेज आए। हिमाचल में सिर्फ 39 केसेज आए और 68 जो है वो रिकवर डिक्लेयर किए गए थे। और बुधवार को जो है कल 11,556 नए मामले आए, 14,261 ठीक हुए। और यह जो है लगातार तीसरा दिन था जब ठीक होने वालों की संख्या जो है वो संक्रमित होने वालों के मुकाबले ज़्यादा थी। पिछले कल यानी बुधवार को जो है 123 लोगों की डेथ भी हुई है, जिसमें एक मामला जो है हिमाचल का भी है। 72 साल के मेल अंसुई गांव कांगड़ा के रहने वाले थे, इनकी जो है डेथ हुई है जी। और अगर हम बात करें तो देश में अब तक हमारे पास 1 करोड़ 7 लाख केस आ चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 3 लाख मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,53,000 लोगों ने जो है जान गंवाई अब तक इस महामारी से। और लेकिन अब जो है बहुत मामला जो है सुधर गया। अब सिर्फ 1,70,000 मरीज जो हैं वो संक्रमण का शिकार हैं जो एक्टिव है हमारे पास। तो ये है। और गुजरात सरकार ने भी 1 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के मुताबिक भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो यूके में मिले नए ब्रिटेन स्ट्रेन जो है वो उस पर भी प्रभावी है। और इसी बीच में जो है भारत ने श्रीलंका को 5 लाख डोज जो है वो गिफ्ट करने का फैसला लिया। पड़ोसियों को लगातार दे रहा। म्यांमार, नेपाल, मालदीव, इनको जो है भारत ने वैक्सीन सप्लाई करी है। और अभी जो है श्रीलंका को भी 5 लाख डोज जो गिफ्ट किए जाएंगे। बाकी जो डोज हैं उनको खरीद के करने होंगे। लगभग 11 महीने के बाद जो है देश में इंटरनेशनल क्रिकेट लौट रहा है जी। 11 महीने के बाद ये जो है 5 फरवरी से भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में जो है पहला मुकाबला टेस्ट मैच खेला जाएगा। और ये सिर्फ इस बार जो है पूरी सीरीज़ जो है ये 2 ही वेन्यू पे खेली जाएगी। और क्योंकि अभी भी कोविड के लिहाज से जो काफ़ी एहतियात बरती जा रही है, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि लगभग 10 महीने 26 दिन बाद, मान लीजिए पूरे 11 महीने बाद जो है भारत में जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वापस लौट रहा है। आखिरी इंटरनेशनल मैच जो है 10 मार्च 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था जी। इंडिया के बीच में वो भी नहीं था, आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में ग्रेटर नोएडा में आखिरी इंटरनेशनल मैच था जी। 10 मार्च को ये खेला गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ जो है कोई मैच नहीं हुआ है। तो ये क्रिकेट की खबर है। और क्रिकेट की खबर यह है कि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबीयत जो है वो स्थिर बनी हुई है। कल डॉक्टर्स ने जो है उनका मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहा था कि उनके जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार हुआ है। उनके जो 2 तारीख को उनको सीने में दर्द होने के बाद जो है उनको दाखिल किया गया था। बाद में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और अब फिर जरा इनको सीने में दर्द हुआ तो पिछले कल जो उनको अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में जो है वो भर्ती कराया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिन भर नज़रें रहेंगी और जिला परिषद पे खास तौर से नज़र रहेगी। जो बनता जाएगा वो आपको बताते जाएंगे। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी क्वेरीज हमारे पास भी आ रही, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, लेकिन बनेगा तो वही जिसको आप वोट मिलेंगे, क्योंकि जनता का मूड नहीं, ये तो अब नेताओं ने तय करना है कि उन्होंने अपना नेता कौन चुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंडी में नेता चुनने के लिए मुख्यमंत्री खुद रहेंगे।